देखो, जस्ट इन केस मैं रफली एक बार थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूँ कि जो म्यू हुआ करता था ना, उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला करते थे। ठीक है, फिर जो मैग्नेट, यार इसमें ना मैं लैपटॉप को थोड़ा अजीब से चलता है, तो हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो तुरंत बोलना। आवाज़ आ रही है ना तुम लोग को, तो धीरे आ रही है? ठीक है चलो। तो एम जो हुआ करता था वो ये हुआ करता था, म्यू बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला कि जब एक सोलेनॉइड ले लोगे और अंदर में एक बार मैग्नेट रखोगे, तो अंदर में जो बी रहेगा वो दो चीज़ों के चलते रहेगा, बी नेट। एक तो बी नॉट के चलते रहेगा, और एक बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। फिर हमने बोला था उस क्लास में कि ये म्यू नॉट एन आई रहेगा, जिसको म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। और इसको बोला था कि मैग्नेटाइजेशन के चलते तो उतना ज़्यादा होगा जितना उसका प्रोपोर्शनैलिटी एक बोला था हमने, है ना, मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू नॉट निकल करके आता है, सीधे बोला था। फिर इसको बोला था कि एच प्लस एम रहेगा, और हमने बोला था कि एम उतना ही ज़्यादा रहेगा, ये एम आ ही इस एच के चलते रहा है। ठीक है, तो काई एच बोला था इसको। ठीक है, फिर वन प्लस काई को म्यू आर बोल दिया था। ठीक है, फिर इस उसको म्यू नॉट एच बोल दिया, म्यू एच बोल दिया था, उस मीडियम का म्यू इंटू एच। ठीक है, तो आज की क्लास में ये शुरुआत में इस एम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो क्यूरीज लॉ पढ़ना है आज हम लोग। क्यूरीज लॉ बेसिकली ये क्या बोलता है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन बोलो या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या वर्ड के बारे में बात करूँ मैं, कैपिटल एम या फिर कैपिटल एच? किस वर्ड के बारे में बात करूँ, कैपिटल एम या फिर कैपिटल एच? ठीक है, कैपिटल एम के बारे में बात करें, ठीक है। तो कैप ये जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है वन बाई टी के। ठीक है, तुम सोच सकते हो कि मैग्नेटाइज होना मतलब क्या हो रहा है फिजिकली, अगर हम सोचें, मैग्नेटाइज होना मतलब इनके अंदर के जो डोमेन है ना वो कितने ज्यादा अलाइन होना शुरू हो गए हैं, समझ रहे हो? तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होता है, रैंडम मोशन इंक्रीज होता है, रैंडम मोशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बंदे लोग जो अलाइन हो भी चुके हैं, उनका भी मन करेगा कि कभी इधर ऑसिलेट हो, कभी इधर ऑसिलेट हो, कभी इधर ऑसिलेट हो। समझ रहे हो मतलब, समझ पा रहे हो? कभी इधर जा रहा होगा, ऑसिलेट हो रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, कुछ भी रैंडमली मोशन हो रहा है, तो वो जो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रहने वाली जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा होगा। ठीक है, एज वेल एज तुम ये समझ सकते हो कि हम लोगों ने जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसमें जो बी नॉट रहता है, बी नॉट जो इसके चलते आता है, आई के चलते। ठीक है, आई के चलते बी नॉट जो आता है, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई रहती है, ये बी नेट नहीं है ना, इसके तो सीधे प्रोपोर्शनल होगा। आई होप समझ रहे हो? ठीक है, तो जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है, तो वो इतना निकल करके आता है। देखो, पहले बात तो कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट में आ जाता है, ये बात जानते होंगे, और जो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है उस कांस्टेंट का नाम सी रहता है। ठीक है, इस सी का जो वो है नाम, यही क्यूरीज कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, एक बार नोट डाउन करो और याद रखना यहाँ पे कि कुछ बुक्स में इसमें ना थोड़ा अलग तरीके से दिया हो सकता है, कुछ पार्ट्स को तुम पढ़ करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। क्यों कंफ्यूज हो गए वो मैं अभी से बोल नहीं सकता बट समटाइम्स स्टूडेंट फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग ड्यू टू द अपकमिंग चेंज। एक आगे जाकर के थोड़ा सा चेंज आएगा इस लॉ में, हल्का सा मॉडिफिकेशन, उसके चलते अलग अलग बुक्स को पढ़ने में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वाली वीडियो को बार बार आकर के देखना, इसमें कोई गलती नहीं है।
ठीक है। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो एम है उसको काई इंटू एच लिख दें कि मैग्नेटाइज करने वाला कितना है और इसकी खुद की ससेप्टिबिलिटी कितनी है। ठीक है, याद होगा ये बात। मैग्नेटाइज करने वाला कितना है, खुद की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को लिख रहा हूँ। एम की जगह पे मैं काई एच लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको सी, इस सी को सी रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और ये बी नॉट को ना मैं म्यू नॉट इंटू एच लिख रहा हूँ, चलेगा? ये बी नॉट म्यू नॉट इंटू एच को याद करो, दो चीज़ें वहाँ बची थी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो था बी नॉट था। ठीक है? अब इसके बाद में नीचे में टी भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, एच एच कट जाएगा। ठीक है, तो ये सी म्यू नॉट अपॉन टी रहेगा। ठीक है, इसमें अभी भी ये सी जो है वो सेम क्यूरी कांस्टेंट वाला ही सी है। ठीक है ना? अब यहाँ से एक बात पता चल जाती है लेकिन कि जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो काफ़ी कॉमन सी बात है। कम ससेप्टेबल होगा, कम इन्फ्लुएंस टू चेंज होगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखो। एज वेल एस ये बात भी समझ पा रहे हो कि नहीं ठीक है, चलो इतना काफ़ी है, ये समझना। म्यू आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ट्रू या फिर फॉल्स? तुम बताओ, ट्रू या फिर फॉल्स? एक मिनट रुकना, तो यार डोर बेल भी जा रहा है। मैं राइट नाउ क्लास में हूँ, आपको थोड़े बाद में कॉल करूँगा। बताओ ट्रू या फिर फॉल्स? बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, फॉल्स कैसे होगा, ट्रू होना चाहिए ना। फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। देखो, वन प्लस काई क्या हुआ करता था, यही तो म्यू आर था। ठीक है ना, वन प्लस काई ही म्यू आर था, तो ये भी आंसर ये था। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ठीक है, याद कर लो। अगर तुम कुछ पहले गलत सोच रहे थे तो याद कर लो यार। अपने थिंकिंग को इस तरीके से ओरिएंट करो कि समझ में आने लगे। फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो बताओ। अच्छा, ये देखो अब, जैसे सोचो, कंसिडर दिस थिंग कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होता है, ये हमने बोला। ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो पहले से कुछ तो भी अमाउंट ऑफ अलाइनमेंट होगा। ठीक है, एकदम परफेक्टली अलाइन ना भी हो, कुछ कम भी अलाइन हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ये अलाइनमेंट बिगड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे
तो जो रैंडम मोशन हो रहा था वो नहीं होगा, और वो रिलेटिवली अलाइन रहने की कोशिश करेंगे। ये लोग अगर टेम्परेचर कम हो गए तो ज़्यादा रैंडम मोशन नहीं है, रिलेटिवली अलाइंड है, क्योंकि बाकी लोग के मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन होने के लिए बोल रहे हैं, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन होने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। ठीक है। बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, इम्प्लाइज नहीं, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। सोचो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा होगा। ठीक है। देखो, तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ये क्यों बढ़ रहा है? ओनली ड्यू टू लेस रैंडम मोशन, ओनली ड्यू टू डिक्रीज इन रैंडम मोशन है। तो टेन तक ही तो अब सोचो, रैंडम मोशन कम करते करते तुम एट मैक्स क्या अचीव कर लोगे? ठीक है, कि ये भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन हो जाए ना। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि भाई इनके अलाइनमेंट आ ही गए हैं, उसके बाद भी तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो तो मैजिकली और कहीं से भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, प्लस अगर टेम्परेचर कम करो तो मोशन कम हो रही होती है। ठीक है। और उसके बाद में इंटरनल फ्रिक्शन का भी एक सीन होता है ना। इंटरनली ये लोग क्या है, एक डोमेन दूसरे डोमेन के साथ रजिस्ट तो कर ही रहे हैं। एक, समझ रहे हो ना, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ये इनके मोशन को तुम ऐसा माना करो कि ये कॉन्टैक्टेड मोशन है, अगल बगल वाले से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, फ्रिक्शन के साथ होता है ये मोशन। फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं रहता इनके मोशन में। जब ये ऊपर नीचे करते रहता है ना, तो फ्रिक्शन का रोल रहता है, गर्म होती है वो डिवाइस, अगर ये ऊपर नीचे करते रहें बार बार तो। ठीक है। तो जब इनके टेम्परेचर सफिशिएंटली कम हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी मोशन करने के लिए, तो हो सकता है परफेक्ट अलाइन होने, मतलब परफेक्ट स्ट्रेट आने से पहले ही वो इतने ठंडे हो जाएं कि वो नियरली तो अलाइंड है, बट और उनके पास एनर्जी नहीं रह गई है इधर आने के लिए, या फिर और उतना मोटिवेशन नहीं रह गया है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। समझ रहे हो? तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता तो है, बट ओनली अपना सर्टेन लिमिट, बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन डज नॉट इंक्रीज एनी मोर, एनी फर्दर। ठीक है। क्या दो रीजन है? एक रीजन तो ये है कि सफिशिएंटली पहले बात तो अलाइन हो गए होंगे वो लोग। एक तो फ्रिक्शन रीजन रहता है, और दूसरा सफिशिएंट अलाइनमेंट हो गई है। सफिशिएंट है, मैक्सिमम बोल लो, अलाइनमेंट हो गई है, उससे ज़्यादा अलाइन और नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बिलो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर क्यूरीज लॉ डज नॉट होल्ड। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्यूरीज लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है। तो ये बात की दिक्कत को देखते हुए एक नया लॉ लाया गया, मतलब उस क्यूरी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। ठीक है। और वो लॉ ये था कि टी अपॉन टी माइनस टी नॉट रह गई। ठीक है। अब ये जो लॉ है ना, ओनली फॉर फेरोमैग्नेट है। तो इसमें तो और कुछ बताना है तो। ठीक है। ये जो सी है ना, तो ये सी इज नॉट क्यूरियस कांस्टेंट, नॉट क्यूरियस कांस्टेंट। देखो यार, सबसे पहले हमने क्या बोला, ध्यान से सुना, यहाँ पे बैक बैक एंड में लेकर के जा रहा हूँ ताकि पर्सपेक्टिव बने कि जो एम होता है वो होता है सी बी नॉट बाई टी करके, ये बोले। और इसी में इसको काई एच वगैरह लिख लिख करके हमने यहाँ तक लेकर के आया, टाइम बी नॉट बाई टी। तो ये
एक अदर फॉर्म हुआ ना बस क्यूरी लॉ का, हमने कुछ ऐसा लॉ में कुछ चेंज किया है, तो नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया है क्या? जस्ट अनदर फॉर्म हुआ ना ये। अगर कोई तुम्हें बोले कि क्यूरीज लॉ है कि नहीं है करके ये वाला, तब भी तुम बोलोगे कि हाँ ये तो क्यूरीज लॉ ही है करके। ठीक है, जस्ट अनदर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी रहता है ना, ये सी क्यूरीज कांस्टेंट कहलाती है। ये वाली सी क्यूरी कांस्टेंट नहीं कहलाती, क्योंकि तुम समझ रहे हो यार, ये खुद ही कांस्टेंट है, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मैं एक नया कांस्टेंट लिख ही सकता था ना। अब बताओ ये सी क्यूरी कांस्टेंट है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सी लिख दूँ, होगा ये सर। ये तो नहीं है, समझ रहे हो ना? अब ये भी नहीं है, नॉट अ क्यूरियस कांस्टेंट। तो जब जब सी देखो तो भावुक मत हो जाओ कि क्यूरियस कांस्टेंट ही है करके। ठीक है, जब वो इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा, तभी ये जो सी है वो क्यूरियस कांस्टेंट कहलाएगा। दिस इज जस्ट सम अनदर कांस्टेंट, तो मैं इसका नाम सी डैश रख दे रहा हूँ। तुम चाहो तो इसका नाम भी सी डैश रख सकते हो। ठीक है, ये सी डैश, ये सी डैश नहीं है, ये सी डबल डैश है मान लो। ठीक है, बट द एंटायर पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट अ क्यूरियस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। खैर, अब ये जो लॉ है ना, ये थोड़ा सा इसको ढंग से करना है। ठीक है, डोंट पुट टी बिलो टी नॉट। समझ रहे हो? ये फेरोमैग्नेट के लिए बस है, मॉडिफाइड जो क्यूरीज लॉ है। ज़्यादा तुम्हें इसके बारे में नहीं पीएचडी करनी है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि पहले का लॉ जो है वो फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट दोनों के लिए लगभग सही सही काम कर जाता है। ठीक है, लगभग सही काम करता है। ठीक है, बट ये फेरोमैग्नेट के लिए ज़्यादा ट्रू है। ठीक है, एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दें वैसे वाले फॉर्मूले नहीं है ये। मैग्नेटिज्म की दुनिया में हम अभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे हैं, हम लोग की साइंस अभी भी डेवलप हो ही रही है। ठीक है, बस ये ऐसा बोलता है कि बस ये इसलिए बोलता है कि भाई क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने एक नया मॉडिफाइड फॉर्म लेकर के आया। कहाँ से आया, कैसे आया, वी डोंट नीड टू नो, बस ये है। ठीक है, और ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके नीचे में हम लोग को क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, काम नहीं करेगा उसके नीचे। वरना देखो, कोई बंदा इसमें बोलेगा मैं टी को जीरो डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, इस फॉर्मूले में, तो टी को जीरो डाल देगा तो इन्फिनिटी मिल जाएगा उसको, समझ रहे हो? तो वैसे लगने से तो सही लग रहा है फॉर्मूले में, बट टी तुम प्रैक्टिकली टी को कम करते करते जीरो भी नहीं ले जाओगे तुम। ठीक है, जीरो ही लेकर के चले गए, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज बिलो सर्टेन पॉइंट इट डजंट वर्क। अब तुम ऐसे बोलोगे सर यहाँ पे जो टी को टी नोट डालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लॉज एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तुम आगे जा करके ना जब हायर मैथमेटिक्स में, सॉरी हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, तो तुम देखोगे कि ये ऐसे बोल देना बस कि ये टी को टी नॉट पुट कर देंगे, ये प्रैक्टिकली अचीव करना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ये प्रैक्टिकली इसको अचीव करना। ठीक है, कभी अगर रिसर्च करने का मन हो तो उसमें पढ़ना थोड़ा सा, बीएससी के अंतर्गत आता है ये, बीएससी की स्टडीज में आता है, खुद से पढ़ सकते हो, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होता है इसको अचीव करने के लिए, टीम ऑफ क्लासेस। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो, चलो। कितना पढ़ना है वो मैं बता सकता हूँ बेसिकली। सर हम्म। सर टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्यों बढ़ता है, मतलब वो मैग्नेटाइजेशन क्यों बढ़ता है? घटता क्यों है, फिर से बताऊँ? जैसे देख, कोई भी एक मतलब काफ़ी बेसिक बात है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रैंडम मोशन बढ़ता है। जैसे कि तू गैस मॉलिक्यूल ले ले एक मिनट के लिए, पहले तो वहां से फील लेकर के आ। एक गैस मॉलिक्यूल जो ठंडा रहेगा वो ज़्यादा रैंडमली मोशन कर रहा होगा। ठीक है, या फिर एक गैस मॉलिक्यूल जो जिसका टेम्परेचर कम है, मान लो 10 केल्विन है, और जहाँ पे 100 केल्विन है, कहाँ पे ज़्यादा फास्ट और रैंडम मोशन हो रहा होगा? कहाँ सर होगा? 100 केल्विन वाला। इसमें भी है ना, यहाँ पे फास्ट और रैंडम ज़्यादा हो रहा होगा। तो जैसे कोई भी डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, ये भी रैंडम मोशन तब ज़्यादा करेगा जब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। ठीक है,
ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी रहती है तो ज़्यादा रैंडम मोशन करता है। अरे इफेक्टिवली डायपोल है क्या अंदर में, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जब एनर्जी मिलती है ना, तो ये और भी डायमेंशंस में रिवॉल्व होना शुरू होता है। मतलब जैसे कि सिंपल एक रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेटिंग रिवॉल्व करेगा। समझ रहे हैं? बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में इनके रिवॉल्व होने की टेंडेंसी आने लग जाती है। ठीक है, तो ये डायपोल यस का सर। इफेक्ट सर तो बहुत मतलब है। इफेक्टिवली यस। हाँ बोल बोल। ठीक। हो गया। ठीक है सर, मतलब ये सर, मतलब इफेक्टिवली डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हाँ इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन। हाँ हाँ। और पूछो तो। कोई भी नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। अब बेटर है क्या हर्ष? अब भी बेटर नहीं है क्या हर्ष? है सर है। शायद अब, चलो देखते हैं। ठीक है चलो। देखो दो चीजें होंगी, इन दो चीजों को थोड़ा तुम ध्यान दो। ये डिफरेंसेस में पीएचडी नहीं करना, बस ये वर्ड्स हैं जिनको हमें समझ में आना चाहिए। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर मैग्नेटिज्म बढ़ना, मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना, बिलो विच एम डज नॉट इंक्रीज इज कॉल्ड लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ। वो टेम्परेचर के नीचे एम नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मटेरियल वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है अप टू विच फेरोमैग्नेट जो है, फेरोमैग्नेट इज फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट रिटेन। ठीक है ना, इसके आगे क्या हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है।
देखते जाओ। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो तुम सोचोगे कि एम बढ़ रहा होगा, बट एक सर्टेन टेम्परेचर से और कम करोगे तो वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट अलाइनमेंट आ चुकी होती है। ठीक है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाते रहते हो तभी भी, तब तो कम होता है एम, है ना, कम होते जाता है होते जाता है होते जाता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक में कंसिडर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड यूज किया है, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, उसको ना बिलो दिस टेम्परेचर बस लिखो, क्रिटिकल वर्ड इसके लिए यूज मत करो। अब किसी बुक में यहाँ पे क्रिटिकल दिखे दिखे मिल जाए, मतलब वो क्रिटिकल जो वर्ड वहां पर यूज कर रहे हैं इन जनरल सेंस ऑफ इंग्लिश इंग्लिश यूज कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो दिख जाए तो गलत ही लिखा है ऐसा मत बोलो, कॉमन सेंस यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, बट ये जो जिस टेम्परेचर पे क्यूरीज लॉ डज नॉट होल्ड गुड, नीचे वाले टेम्परेचर, एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ये लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ है, बट तुम्हें बुक्स में यहाँ पे टीसी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद में वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, वो वाला टेम्परेचर नहीं है ये। टीसी मतलब लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ। यहाँ पे अगर ये टीसी दिखे तो कितने लोग को समझ नहीं आ रहा, पता? क्लियर है सर। क्लियर। देखो सच बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े से बच्चे लोग को कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ पे टीसी लिख देंगे तो वो लोग सोचते हैं ओके क्रिटिकल टेम्परेचर है, नहीं ऐसा नहीं है ये। दिस इज लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ क्यूरीज लॉ। ठीक है ना, क्योंकि खुद सोचो ना यार, अगर ये फॉर्मूला बनाया गया है, सोचो, मैं पहले तो तुम्हें ना टीसी ऑफ कोबाल्ट बता देता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर और यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज नॉट लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ। इन सीरियस सेंस क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट इज 1394 केल्विन। तो ये हाई टेम्परेचर है कि नहीं, सोचो। ठीक है, इट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो इससे कम में कोबाल्ट की नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी तो नहीं आ जाएगी ना। अगर तुम्हारा टेम्परेचर 1000 है, 1000 कितना ज्यादा टेम्परेचर है, 1000 टेम्परेचर में नेगेटिवली ससेप्टेबल तो नहीं हो जाएगा ना भाई। ठीक है, आई होप समझ रहे हो तुम। यस सर। है ना, फेको निको जेल में ये तो फेरोमैग्नेटिक हुआ ना, फेरो है, फेरो। जैसे फेरो है तो 1000 टेम्परेचर पे भी फेरो ही रहेगा। तो ये, अगर उस 1000 को ये वाले फॉर्मूले में ये सोच करके पुट करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर तो 1300 है करके, यहाँ पे इसको नहीं पुट करना है, समझ रहे हो? तो 1000 में तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए दिस टीसी इज नॉट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये और ये सेम लिखे हैं, मैंने इनफ बार बता दिया है, प्लीज 1000 बार देखना। दिस टीसी लिमिट ऑफ क्यूरीज लॉ, ये बहुत कम टेम्परेचर रहेगा, ये मालूम है 5 केल्विन, 6 केल्विन कुछ मटेरियल के लिए निकल करके आता है, ये वाला बहुत कम, इतना क्रायोजेनिक नाइट्रोजन डाल करके भी इसको अचीव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कुछ मटेरियल के लिए। क्रायोजेनिक समझते हो क्या? क्रायोजेनिक वर्ड कभी सुना है? क्रायो, CRYO। नहीं सर। हाँ, हाँ लॉजिक लगाना है देवेंद्र। क्रायो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। छिछोरे मूवी देखी है क्या? सर क्रायोस्कोपिक स्कोपिक सुना है सर उसमें। हाँ, क्रायोस्कोपी। ठीक है, रेडिएशन मेल्टिंग पॉइंट वाले में। ठीक है, आई होप तुम समझ गए, प्लीज अपने से यहाँ पे पूछना कभी। यहाँ पे टीसी से वेरी स्मॉल वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर भी एक वर्ड होता है जो बहुत हाई होता है, कोबाल्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। वो उस टेम्परेचर में उसके बाद में फेरो से पैरा बन जाएगा। अब तुम समझ रहे हो साइंस में ऐसा भी कोई बाउंड्री नहीं है कि अच्छा इस टेम्परेचर के बाद में आज से तुम पैरा। ठीक है, छिछोरे मूवी में वहां पे यूज होता है ना, जब वो उसको दारू पिलाने लेकर के जाए होता है। ठीक है, क्या लिक्विड नाम होता है उस बंदे नाइट्रोजन का? उसमें बोलता है। उसमें नाइट्रोजन एरिक। से, एरिक, एरिक स्पेशल, डेरेक स्पेशल, सॉरी। ठीक है डेरेक स्पेशल बनाते रहता है।
तो नाइट्रोजन उठा डालते रहता है। अगर नाइट्रोजन में तुम अपना हाथ घुसा दो गलती से तो तुम्हारा हाथ का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, पहले बात तो सर। तुम्हारा हाथ एकदम फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद में कोई इसको थोड़े से अगर मार दे, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ पाउडर बन के चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, देख के, ठीक है, अरे ना, चारों ओर मत देखो। हिस्टेरिसिस कर बात कर। करो, फीलिंग भी सही होती है। हिस्टेरिसिस कर्व एक है। ये कर्व ना, ये बताता है कि किस मटेरियल को यूज करें ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, मूवी वाले, या फिर परमानेंट बार मैग्नेट बनाना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर वो मूवी वाला ट्रांसफार्मर नहीं बनाना है भाई हमको। हमको सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है कहीं पे, तो उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन का कुछ कंसेप्ट सुना है जिंदगी में? स्टेप अप करके भेजते हैं, स्टेप डाउन करके भेजते हैं। स्टेप अप करके भेजते हैं, हाई वोल्टेज लाइन बना करके भेजते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज के सेंस में बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल है, इसको याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल का क्या मतलब होता है? उस मटेरियल के लिए ऐसे ही कर्व निकल करके आएगा। ठीक है, खंभा वाला ट्रांसफार्मर, कौन से खंभे में ट्रांसफार्मर गिर जाएगा तुम्हें, खैर छोड़। ठीक है, कुछ खंभों में लगा होता है, सही बोल, खंभों में ही लगता है। ठीक है, ग्राउंड पे नहीं करते। तो देखो, थोड़ा सा फास्ट है, इसको फास्ट देखते हैं। कोई मटेरियल लेकर के आओ, मान लो हमने सॉफ्ट आयरन लेकर के आया है। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, मारने से रो देता है। सॉफ्ट आयरन किसको बोलते हैं? लो कार्बन कंटेंट वाले को। लो कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन ज्यादा होता है वो हार्ड हो जाता है। ये सॉफ्ट है, लिटरली सॉफ्ट है, समझ लो। इसके डाइपोल आराम से घूम सकते हैं, मान लो। ठीक है, अब इसको ना हम लोग क्या करेंगे, एक एच में, नहीं सॉरी, एक, हाँ, एच में, एच मतलब एक्सटर्नल है ये। अगर ना समझ में आए तो पूछना ना, खास करके आ जाइए क्या वो दुष्ट लड़की स्नेहा आई हो, ओके ठीक है, और अल्फिया भी है। ठीक है, एच इक्वल टू, ये वही वाला है, एन आई। तो एच मतलब तुम क्या डाल रहे हो, एक बाहर से करंट भेज रहे हो। इस करंट के प्रेजेंस में ये कैसा बिहेव करने वाला है, इसके अंदर में बी कितना आने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और ये जो बी है ना, ये बी नेट नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट बी नेट, दिस इज ड्यू टू फेरो मैग्नेट ओनली। फेरो मैग्नेट ओनली। हिस्टेरिसिस कर्व को इनफैक्ट पढ़ते ही फेरो मैग्नेट के लिए है। पर बना तो किसी भी चीज के लिए सकते ही हो, ग्राफ बनाने में क्या है। तुम प्लास्टिक ले जाओ, प्लास्टिक के लिए भी बना लो, कैसा आ रहा है ग्राफ। बट इसको इन जनरली जो कर्व को बनाया गया है फेरोमैग्नेट की स्टडी के लिए बनाया गया है। अब तुम सोचो, मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे ना, अंदर में कितने प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड रहती है? दो प्रकार की। एक बी नॉट रहता है, बी नॉट किसके चलते आता है, इस करंट के चलते। वो वाला प्लॉट किया है क्या मैंने? नहीं, मैग्नेटिज्म के चलते आता है, मैग्नेटाइज हो जाता है उसके चलते आता है, मैग्नेटाइज होने के चलते। तो ये बीएम है ये। बट तुम्हें बुक में बीएम प्रॉपर इतना बताएगा नहीं। ठीक है ना, ना ही बी नेट है ये, बी नेट नहीं है, बी नॉट है ये। बीएम को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचो, जैसे तुमने करंट को जब जीरो रख रखा है, तब तो एक सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेटिक होता है क्या? एक सॉफ्ट आयरन कहीं से पकड़ करके लिया तो मैग्नेटिक नहीं है, तो ग्राफ हमारा 0,0 से चालू होना चाहिए। बिल्कुल भी समय मैग्नेटिज्म अंदर में नहीं दिखेगा, कोई भी ऐसा बीएम नहीं रहेगा। फिर तुम जब शुरुआत में, है ना, धीरे धीरे जब तुम आई को बढ़ाओगे, ठीक है, आई इज इंक्रीज धीरे धीरे, तो फ्रिक्शन के चलते तुमने बहुत कम करंट दिया यार। सोच लो, 1 मिली एम्पियर दिया है, 2 मिली एम्पियर दिया है, 3 मिली एम्पियर दिया है,
तो उस समय का करंट जो है ना, उस समय के करंट के साथ जो बी नॉट आया होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अंदर के फ्रिक्शन भरे डाइपोल को बोले कि तुम उठ करके अलाइन होना शुरू हो। इसको इतना जल्दी नहीं बोल पाएगा वो। ठीक है, तो फ्रिक्शन के चलते बहुत जल्दी जल्दी उठते भी नहीं रहता है, लेकिन फर्दर आई को इंक्रीज करो, ठीक है, तो फिर ये राइज होने लगता है। ठीक है, अब देखो, अब ये बढ़ रहा है। ठीक है, पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ने लग जाता है। ओके, सही बढ़ते रहता है उसके बाद में। ऐसा ऑब्जर्व होता है इसका बिहेवियर। ठीक है, ये क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे तुम आई को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे अंदर में बी भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब सब लोग ही अलाइन हो जाएंगे, पहले तो रैंडमली अलाइन थे ना, जब सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो कैसा बिहेवियर रहेगा फिर? उसके बाद और आई को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा क्या, सोचो तो। उसके बाद और आई को बढ़ा रहा हूँ मैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद में, उसके बाद भी अंदर में ये बी के चलते आते रहेगा क्या? भाई जितने अलाइन होना के हो गए हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इधर यस अगर सर। बढ़ाओ तो ऐसा रहेगा, बट उधर को हम प्लॉट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि अभी सैचुरेशन रीच हो गया, उसके बाद बढ़ाया नहीं हमने। ठीक है, वरना ये रहता है। अब उसके बाद में तुम क्या करो, सामने ही रख रहे हैं करंट को, भेज इधर से ही रहे हैं बट उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो एकदम अलाइंड हैं उनका नेचुरल रहने का मन तो ऐसा था, तुम तो फोर्सफुली उनको ऐसे लेकर के आए हो, स्प्रिंग की तरह वो लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। जब करंट को हटाने लगो तो उसमें से ज्यादातर लोग वापस जाने लगेंगे, और अंदर की बी की वैल्यू ड्यू टू फेरोमैग्नेट ओनली वो कम होने लगेगी। ठीक है, बट पूरी कम हो जाएगी क्या, जब तुम एक्सटर्नल करंट को हटा भी दोगे ना, ये जब जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ लोग तो इस पोजीशन में आ ही जाएंगे ना। मतलब समझो यहाँ से कुछ लोग तो उधर ही अलाइन रह जाएंगे ना, बाकी सब लोग भले डिसअलाइन हो गए होंगे पहले जैसे थे, बट हो सकता है कुछ लोग ना कंप्लीटली वापस सेकेंड स्टेज नहीं आया है, मतलब ये स्टेज वन में ऐसे दिख रहे होंगे, स्टेज टू में ऐसे होंगे कि कुछ लोग तो रह जाएंगे वैसे ही, कंप्लीट रिवर्सल नहीं हुआ पहले जैसे थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टे डायरेक्शन में करंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब तुम अब इधर से करंट को भेज रहे हो। ठीक है, अब इधर से भेज रहे हो, तो ये जो ऐसे लोग थे, ठीक है, ये लोग बोलेंगे कि ओके हम लोग वैसा हो जाते हैं जैसे पहले थे करके, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो बी है वो नेट जीरो हो जाए। अभी देखो बी की वैल्यू थी कुछ, अब वो जीरो हो गई। ठीक है, और भी तुम पीछे की तरफ अलाइन करते जाओ, और मतलब पीछे की तरफ वैल्यू को बढ़ाते जाओ करंट का, तो एक ऐसा समय आएगा कि सब लोग इधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे, और उधर भी जब अलाइन होंगे, समझ रहे हो, तो मैक्सिमम एक लेवल तक जाएंगे, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अब उधर की करंट को कम करना शुरू करो, जो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है ना करंट, इधर वाली, उसको कम करना शुरू करो, तो अगेन एग्जैक्टली पहले जैसे लेवल रीच नहीं होगा। ठीक है, पहले जैसे लेवल रीच नहीं होगा, सारे के सारे डिसअलाइन नहीं रहेंगे, उसके लिए तुम्हें और फॉरवर्ड करंट भेजना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी वैल्यू जीरो रीच होगी। और फिर आगे बढ़ाओ तो सैचुरेशन मैक्सिमम जितना था पहले उतना ही तो पहुंचेगा सैचुरेशन तक। तो ये पहले बार जाता किसी और रास्ते से है, फिर वापस जब आता है ना तो भूल जाता है किस रास्ते से वो गया था। ठीक है, हिस्टीरिया मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाता है किस रास्ते से गया था। ठीक है, रीजॉइन करो फिर उसकी कहानी और बताता हूँ।